21% शरह सूद और IMF प्रोग्राम के डेडलॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा है। सियासी धमाचौकड़ी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स पर असरअंदाज हो रही है। शहबाज हुकूमत आने के बाद मार्केट 10% गिर चुकी है। पिछले साल 15 अप्रैल को स्टॉक मार्केट 46,601 पॉइंट्स पर थी, जो आज 41,927 पॉइंट पर बंद हुई। यानी शहबाज हुकूमत में स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 4,674 पॉइंट्स की कमी आई है। तशवीशनाक बात यह है कि 100 अरब डॉलर की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अब सुकड़ कर सिर्फ 25 अरब डॉलर की रह गई है। इंतहाई मुनाफा बख्श कंपनीज के शेयर्स नाकाबिले यकीन दाम पर आ गए हैं। इस अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1,000 रुपये वाला शेयर 200 रुपये का हो गया है, और लेकिन शेयर्स के खरीदार दूर दूर तक नहीं हैं। 1/4 से भी कम कीमतों पर सरमायाकार बहुत मोहतात हैं। अगर किसी और मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी रियायती सेल लगी होती तो इंडेक्स दुगना हो चुका होता। लेकिन इन्वेस्टर्स हिचकिचाहट का शिकार हैं, घबराहट का शिकार हैं, और नामी ग्रामी लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर्स को बाय बैक कर रही हैं। इत्तफाक की बात है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के मुनाफों में कोई कमी नहीं आ रही। इस माली साल की 3 तिमाही में कॉर्पोरेट सेक्टर की बाद टैक्स आमदन पिछले साल के मुकाबले 8.8% ज़्यादा रही। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के इंडेक्स में और फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिसर्च के मुताबिक पिछले 3 माह में कॉर्पोरेट सेक्टर की खालिस आमदनी में 30% से ज़ायद मजबूती इजाफा हुआ। और ये आदाद शुमार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में के जो 100 इंडेक्स की कंपनीज़ हैं उनमें से 89 कंपनीज़ के फाइनेंशियल रिजल्ट से लिए गए हैं, जिनसे कॉर्पोरेट कैपिटलाइजेशन या हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन में तकरीबन 93% से ज़ायद हिस्सा है। ये वो कंपनीज़ हैं जिनका 93% शेयर है मार्केट में, और लेकिन उनके मुनाफों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। शरह सूद में इजाफे की वजह से इस माली साल के जुलाई से लेकर मार्च के दौरान कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर की तो मज़े आ गए, 43% मुनाफा कमाया। अगर सुपर टैक्स ना होता तो ये मुनाफा 53% से ज़ायद होता, जबकि इस अरसे में ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज़ की आमदन में 49% और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के मुनाफे में 27% इजाफा हुआ। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं, मालूमात लेंगे। इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 2 मारूफ लीडर्स, 2 लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहिद अली हबीब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड, मोहम्मद सोहेल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली हबीब साहब, पहले ये बताइएगा कि बदतरीन साल रहा है पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एक सेंटिमेंट्स के लिहाज से, मगर इतनी उस लेवल की जो डिस्पॉन्डेंसी है मुल्क में, ग्लूम है, ये सारी चीज़ें उस लेवल की से मुतासिर नहीं हुई। गो कि 10% मार्केट गिर गई है पिछले 1 साल के दौरान, लेकिन फिर भी जिस तरह का ओवरऑल ग्लूम एंड डूम है वो क्यों नहीं इसमें उस अंदाज का रिफ्लेक्ट हो रहा, और फिर भी कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस हमें नज़र आया और फिर रिजल्ट्स जो नज़र आए उसकी क्या वजह है? कामरान भाई, जो पाकिस्तान में हमारी कैपिटल मार्केट के जो बड़े सेक्टर्स हैं ना, उसमें बैंक शामिल है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल है। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बेनिफिशरीज़ होते हैं अगर करेंसी डीवैल्यूएशन हो या हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़े। बैंक्स को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, इसीलिए आपने कहा कि अराउंड 50% जो है उनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है, और उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बिकॉज उनका डॉलर लिंक्ड रेवेन्यू है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल का भी जो है वो प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि उनका डॉलर लिंक्ड रेवेन्यू है। तो ज़्यादातर हमारी जो सेक्टर्स हैं जिनका कोई 55 to 60% वेटेज है, वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता है तो वो पॉजिटिव को रिलेटेड हैं उसके, या अगर करेंसी डी वैल्यू होती है तो उससे उनका मुनाफा बढ़ता है, तो जिसकी वजह से ये आपको रिजल्ट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स देखें, जैसे हम देखें स्टील हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सीमेंट हो गया और ऑटो हो गया, इन सब के वॉल्यूमेट्रिक जो है वो डिक्लाइन हुआ है, अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। मतलब 15 से 20 से 25% जो है वॉल्यूम्स घटे हैं, और इनके कुछ जो है सेक्टर्स के प्रॉफिट्स भी घटे हैं, बल्कि लॉसेस भी हुए हैं। तो आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आपको ज़रा कम प्रॉफिट नज़र आ रहा है, बल्कि लॉसेस नज़र आ रहा है। जी, गोया सोहेल साहब, वो चीज़ें जो कि जिसका कि बराह रास्त माशी एक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ से ताल्लुक़ नहीं है, और कोई इकोनॉमिक एक्सपेंशन से ताल्लुक़ नहीं है, वो सेक्टर्स में वो एक ब्लेसिंग डिस्गाइज वाली सूरत हाल हुई है कि क्योंकि इकॉनमी ख़राब हुई, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसकी वजह से आपका और आपका एक्सचेंज रेट जो है वो शदीद दबाव में आ गया। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं
जिसने हमारे स्टॉक एक्सचेंज की जो बास जो सेक्टर्स हैं उनकी कार्रवाई की। अदरवाइज तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो सेगमेंट है वो तो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। कामरान भाई देखें, सिक्लिकल सेक्टर्स हमेशा इसी तरह परफॉर्म करते हैं कि जब जीडीपी ग्रोथ 4-5% होती है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब कम होती है तो कम करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में दोनों तरह के सेक्टर्स हैं, सिक्लिकल भी हैं और डिफेंसिव भी हैं। तो ये सही है कि डिफेंसिव की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, मगर सिक्लिकल की भी जो अर्निंग्स है वो इतनी ज़्यादा मुतासर नहीं हुई जितनी तवक्कुआत थी। उसका रीज़न ये है कि अब पाकिस्तान में ये बूम एंड बस्ट इतना कॉमन हो गया है कि एक क्वार्टर अगर बिकॉज ऑफ एलसीज या बिकॉज ऑफ जो भी इश्यूज़ प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी फिर उसको एडजस्ट कर लेती है, या वो खर्चे कम कर देती है, या वो लोन रीपे कर देती है, या वो स्टाफ को निकाल भी देती है। तो जो सिक्लिकल के रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं हैं, मगर जो नॉन सिक्लिकल हैं, देखें बैंक्स या एक्सप्लोरेशन या एनर्जी या केमिकल या कंज्यूमर, क्या ये इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है? ये भी इकोनॉमी का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमी ये जो नॉन सिक्लिकल है उनकी तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, और जो सिक्लिकल हैं उनके भी हालात इतने बुरे नहीं हुए जितना एक आपने कहा डूम था। उसकी वजह मैंने कहा ना कि ये जो फॉर्मल सेक्टर है, ये जो एलसी की रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं उससे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इतना मुतासिर नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो एलसीयाँ खुल रही हैं वो अगर आप लिस्टेड कंपनी है, फॉर्मल है, तो बैंक उस पर ट्रस्ट करके उसकी एलसीज खोल रहे हैं। दूसरी जानब मैंने कहा कि कॉस्ट कंट्रोल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया है ताकि उनका जो सेल्स गिर रही है वो प्रॉफिट को मैनेज कर सके। तो मेरे ख्याल में तवक्कुआत से काफ़ी बेहतर जो हैं वो अर्निंग्स रही हैं। इसी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी रिसेंटली ज़रा बेहतर हुई है। शायद साहब ये बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा एक्सपोर्ट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बैकबोन है रेमिटेंसेस के बाद। एक्सपोर्ट सेक्टर की क्या हाल है जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल का क्या हाल है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जॉब है, सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, मईशत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारी मईशत की, और हमारी फिर ज़ाहिर है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बैकबोन है। ये कितना मुतासिर हुआ? इस सेक्टर इस क्वार्टर को अगर आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप जनवरी से मार्च के रिज़ल्ट देखें तो इसमें जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है इंटरलूप, फिरोज़ 1888, इन सब टेक्सटाइल कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और इनके रिज़ल्ट भी बड़े ज़बरदस्त आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो जाहिर है उनके पास एक तो उनके जो जितने भी ऑर्डर्स थे वो कंटिन्यू रहे हैं, वो अपनी सेक्टर में शानदार है। आपने दो कंपनीज का लिया ना, अक्रॉस द बोर्ड हमारी और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, निशात है, गुल अहमद है, और बड़ी बड़ी जो देखिए उन्होंने भी उनके भी इन्वेंट्री गेंस, उनके भी एक्सचेंज गेंस बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। अगर आप देखें तो उनके भी जाहिर है बिकॉज ऑफ द डीवैल्यूएशन उनको बड़ा एडवांटेज हुआ है। अब ये देखना होगा अगला क्वार्टर कि अगले क्वार्टर में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब रुपया अच्छा खासा डीवैल्यू हुआ तो उसकी वजह से इनको एक एक्सचेंज गेन हो गए और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस क्वार्टर में हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि अगला क्वार्टर जो है वो किस तरीके से इनके ऑर्डर्स जो है वो कल्टिवेट होते हैं, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो हैं वहाँ पे रिसेशन की वजह से किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो ये अगला क्वार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए। लेकिन जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर में भी ग्रोथ नज़र आई है। जाहिर है कि चले इन्वेस्टर नहीं ख़रीद रहा, लेकिन स्पॉन्सर कह रहा है कि मेरा शेयर जो है ये जब मैंने लगाया था तो 300 रुपये का पर शेयर होता था, तो अभी ये मुझे जो है 30 रुपये का भी साल के तौर पे मिल रहा है, तो मैं ख़रीद लूँ। मेरा तो अपना कॉन्फिडेंस है। तो लकी ख़रीद रहा है, एंग्रो ख़रीद रहा है, आज एक्फेड ने कहा कि वो HBL के शेयर्स ख़रीदेगा, और भी एक दो कंपनीज़ ने किस तरह से किया है। तो ये फरमाएँ कि इसका एक क्या ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि जो फ्री फ्लोट होता है, मार्केट में शेयर अवेलेबल होता है, जो इन्वेस्टर्स आते हैं करते हैं, और फिर ये एक्यूमुलेशन स्पॉन्सर अपने पास कर ले, और वैसे ही फ्री फ्लोट कम होता है और ये मजीद वो अपने पास कर लेगा, तो लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा नहीं है ना मार्केट के लिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो दुनिया भर में बायबैक्स होते हैं, और जाहिर है जब वैल्यूएशन अच्छी होती है, जैसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स का मल्टीपल अगर हो गया, और जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी है, उनके पास कोई और एवेन्यू नहीं है, अगर वो एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, अगर वो अपनी प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, और उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद लिक्विडिटी बहुत है, उसके बाद लिक्विडिटी है, उसके बाद बहुत अच्छा है कि वो अपनी इस लिक्विडिटी को यूज़ करे शेयर्स के लिए, देखें ना, और मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम देखें कि टोटल 24 बिलियन के बायबैक्स हो गए हैं और 20 बिलियन की अनाउंसमेंट्स हैं, तो टोटल 45 बिलियन का टोटल बायबैक होगा, जो कि मार्केट को एक सपोर्ट देगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक एवेन्यू मिल गया कि अगर उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा तो वो स्पॉन्सर को शेयर्स दे दें या कंपनी को शेयर्स दे दें। मगर किस दाम पे दे दें?
नहीं, तो वो तो मार्केट में, अगर मतलब इस मार्केट में अगर कोई तो उनके लिए बायर आया, जो अगर आप कह रहे हैं कि मार्केट में अगर कोई बायर नहीं है तो उस एटलीस्ट कंपनी तो बायर आ गई। अगर आज एक कंपनी ने अगर अनाउंसमेंट, 2 कंपनियों ने अनाउंसमेंट किया, एक में स्पॉन्सर ने बाय बैक करने का कहा और एक में कंपनी ने, दोनों अपर लॉक लग गए, दोनों 7.5% बढ़ गए। तो एटलीस्ट इस अनाउंसमेंट के बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू तो बढ़ी और जो है कंपनी की भी वैल्यू बढ़ेगी जब कंपनी बायबैक कर लेगी, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर रहना चाहते हैं उसके अंदर उनकी भी वैल्यूएशन बेहतर हो जाएगी। तो दोनों तरफ फ़ायदा है कि आप बायबैक में, या अगर आपको निकलना है तो आप बेच सकते हैं, और अगर आपको रहना है तो आपकी पोस्ट बायबैक वैल्यूएशन बेहतर हो जाएगी। तो सोहेल साहब, कोई यू कांट गो, तो ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए मेरा ख्याल से गवर्नमेंट को भी और एफबीआर को भी, कि ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी एज वेल। तो जैसे ये कहा कि ये गवर्नमेंट का फ़ायदा है, इस सूरत में भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट की अपनी शेयर होल्डिंग भी है, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, ये ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन है, आप कह रहे हैं यू कांट गो रॉन्ग, 3 की पी, 2 की पी, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके रिजल्ट्स होंगे। अवाम तो घबराई भी है, लेकिन इदारे तो दिखाएं कि उनको कॉन्फिडेंस है मुल्क पर, और इसमें उनको कोई नुकसान नहीं है, इसमें तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वो इदारे क्यों नहीं जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेते, या वो क्यों नहीं स्टेक डालते इसमें, उसकी क्या वजह है? नहीं, कामरान भाई, इस दफ़ा चीज़ उल्टी हुई है। ये जो मार्केट रुकी हुई है वो कुछ सरकारी इदारों की ख़रीदारी की वजह से है, वरना हमारे जो लोकल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने तो आई थिंक अपने पोर्टफोलियो को आधे से ज़्यादा खाली कर दिया है। तो 2 ही इदारे हैं जो बाइंग कर रहे हैं, एक तो हैं जो फैमिली ऑफिसेज़ हैं और कंपनीज़ हैं जो बायबैक कर रही हैं, और दूसरा कुछ गवर्नमेंट इदारों ने बाइंग की है। तो जो मार्केट में कुछ सपोर्ट है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और एक और भी चीज़, लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है। चलें, ये पॉलिटिकल मसले मसाइल जो अपोजिशन की और गवर्नमेंट की बातचीत चल रही है, जो आज करंट ट्रेड अकाउंट के नंबर्स आए हैं, ऑल्दो उससे इंपोर्ट आपकी आधी से कम हो गई है, जिसकी वजह यही है कि आपने काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। मगर जितना करंट अकाउंट सरप्लस 2 महीने का आ गया है, उससे वो IMF के लोन से ज़्यादा है। तो जो IMF से पैसा आना था वो तो करंट अकाउंट सरप्लस से आ गया है। तो जो लोगों को लग रहा था कि मार्च में या अप्रैल में तो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ पे इंपोर्ट बंद हो जाएगा, यहाँ पे रैशनिंग हो जाएगी, वो ऐसे माहौल अब नहीं लग रहा, क्योंकि जो करेंसी की वजह से और जो LC की रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो सरप्लस है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि बज़ाहिर लग रहा है कि IMF का डिले होने से भी कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे स्ट्रेस नहीं आएगा। मगर भाई, ये जो है हमारे म्यूचुअल फंड जो पावर हाउस है, जो कि सबसे बड़ी जिनकी स्ट्रेंथ होती है और जिन्होंने खाली कर दी मार्केट, तो उनको मतलब कोई उनका ख्याल नहीं है कि ये इसमें हमें ये 20% 24% जो हम सूद खा रहे हैं या खिला रहे हैं अपने लोगों को, वॉट एवर जो उनकी स्ट्रेटजी है, तो मार्केट जो उसकी जो अपसाइड है, जो आगे जाके वो सूरत हाल है, इनका कब कॉन्फिडेंस बहाल होगा? जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको क्यों नहीं शेयर कर रही है? कामरान भाई, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी ज़माने में 2016-17 में 50% एक्विटीज़ में होता था, आज वो 10% एक्विटीज़ में है। आपने बिल्कुल सही बात करी है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, और उनको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि पिछले 4-5 सालों की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब हुई है। अब वो एक्विटी पिच ज़रूर करते हैं, लेकिन जब तक वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएगी मार्केट में, तब तक वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे और तब तक वो नई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स जो हैं उनको जब मनी मार्केट फ़ंड में 20%, 21%, 18-19% मिल रहा है और हमारी मार्केट वहीं की वहीं रह रही है, पिछले 1 साल में नीचे ही गई है, तो वो परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो गई है कि वो उसको एविडेंस नहीं मिल रहा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आगे। डेफिनेटली वो फंड साइज़ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन आगे का कन्विक्शन है कि आगे बहुत ज़्यादा रिवाइवल आ सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है जब मार्केट परफॉर्म करेगी थोड़ी सी, अगर हमें लगता है कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट जब बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट बहुत आना शुरू हो जाएगी, एक्विटीज़ फंड्स में, और उनको बड़ी आसानी हो जाएगी डिमॉन्स्ट्रेट करना, और वो ऑटोमेटिकली फंड साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा।